अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर कितना 5। इस चैप्टर का नाम क्या है सर? तो कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं उसकी पुनर्स्थापना। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता क्या है? तो पहली बात कर रहा है कांग्रेस प्रणाली का। पहले किसकी बात कर रहा है कि कांग्रेस प्रणाली शब्द इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो देखिएगा, भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के पहले चुनाव से लेकर, आज़ादी के पहले चुनाव से लेकर आगे के प्रथम 3 चुनाव तक, 1992 का पहला चुनाव, 1997 का दूसरा चुनाव और 1962 के तीसरे आम चुनाव में पूरा दबदबा किसका रहा था? कांग्रेस पार्टी का। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी। देखिएगा, कहने को तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था था। कहने को भारत में कैसी व्यवस्था था? बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है सर? तो बहुदलीय व्यवस्था में ये होता है कि देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती है और हर कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए पूरी तरीक़ा से स्वतंत्र होता है। वो चाहे तो चुनाव भी लड़ सकता है। तो भारत में पूरी तरीक़ा से बहुदलीय व्यवस्था स्थापित थी। किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं गया और सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। इसके बावजूद पहले 3 आम चुनाव में, यानी पहले 3 लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ किसको बहुमत मिल रहा था? कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था। सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा था? इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को कहा गया वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहा गया कि पूरे भारतीय राजनीति पर सिर्फ और सिर्फ कितने पार्टी का पकड़ है? एक ही पार्टी का पकड़ है, यानी एक ही पार्टी का दबदबा है। वो जैसी पॉलिसी बनाना चाहे, वो जैसे नीतियों को लागू करना चाहे, वो लागू कर सकती है। उसका विरोध करने वाला कोई बड़ा पार्टी दूसरा था ही नहीं। यानी प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देने वाली दूसरी कोई पार्टी थी ही नहीं। क्यों ऐसा था? तो पहला कारण उसका ये था कि सर, कांग्रेस का जो लीडर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी भारत के जितने बड़े लीडर थे वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उससे जुड़े हुए थे। तो स्वाभाविक है, जनता के मन में ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं भारत को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका रही है। तो भारत जब आज़ाद हुआ, जब ये चुनाव लड़ने गई ये पार्टी, तो आराम से इस पार्टी को लोग क्या कर दिए? वोट दे देते थे। ऊपर से नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व था तो लोग नेहरू के नाम पे भी कांग्रेस को क्या कर देते थे? वोट दे देते। इसीलिए देखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को इतना भारी बहुमत मिलता है कि जो दूसरी पार्टी होती है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 16-17 सीट में ही निपट जाती है। यानी एक तरफ 350 सीट आ रहा है और दूसरी तरफ जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको मात्र कितना सीट आ रहा है? 16 सीट आ रहा है। तो स्वाभाविक है सर कि जो कांग्रेस है उसका दबदबा एकदम मजबूत रहेगा, पूरा पकड़ मजबूत रहेगा। वो जैसे चाहेगी वैसे पॉलिसी को बनाएगी, जैसे चाहेगी वैसे कानूनों को क्या करेगी? लागू करेगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात भारत के लिए क्या रहा कि मतलब एक दल का प्रभुत्व, एक दल का दबदबा होने के बावजूद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीक़ा से कायम रहा। लेकिन 1967 के आते आते, यानी चौथा आम चुनाव के आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ ऐसे घटनाएं घटती है जिसके कारण कांग्रेस का जो दबदबा था, कांग्रेस का जो पकड़ था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। और अगले चुनाव में, यानी चौथे आम चुनाव में, कांग्रेस को बहुत सारे राज्यों से में हार का सामना करना पड़ेगा। या बोले तो कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे उन राज्यों में क्या करेगी? गिर जाएगी या कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अभी तक आसान भाषा में क्या बताए कि भारत जब आज़ाद हुआ सर, कौन सा देश? भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। कब? दूसरा आम चुनाव 1957 में, तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। और इन तीनों चुनावों में किस पार्टी का बोलबाला रहा? तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, वो कौन सा? कांग्रेस।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। दूसरे जो विरोधी पार्टी थे वो कांग्रेस की तुलना में इतना कम सीट मिलता था कि कांग्रेस का चाह कर भी अगर विरोध करना चाहती तो उनके विरोध का आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो नहीं पाता। जैसे अभी बीजेपी को इतना बहुमत हासिल है कि दूसरी पार्टी बोलती भी है तो लोग इग्नोर करके चलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मोदी नहीं तो कौन, उस समय यही, या बोले तो इससे भी ज़्यादा किनका बोलबाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और वही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, करिश्माई नेता। जब वो बोलते थे तो जनता उनके सुनने के लिए मतलब लाखों के तादाद में भीड़ लगा देती थी, ऐसे नेता थे। तो स्वाभाविक है कांग्रेस का दबदबा बना हुआ था पहले 3 आम चुनाव तक। लेकिन इसके बाद के सालों में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण कांग्रेस की जो पकड़ होती है भारतीय समाज पे धीरे धीरे क्या होती है कमज़ोर होते चली जाती है। और अगले चुनाव में यानी चौथा आम चुनाव में, बोले 1952 के चुनाव में कौन जीती है? कांग्रेस जीती है। 1957 के चुनाव में कौन जीती है? 1962 के चुनाव में कौन जीती है? कांग्रेस प्रथम 3 आम चुनाव में जीती। लेकिन इसके बाद के काल में कुछ ऐसा होने जा रहा है कांग्रेस के साथ जिसके कारण कांग्रेस का जो दबदबा है, कांग्रेस का जो चमकीला एक ऑरा बना हुआ है वो क्या होगा? धूमिल पड़ेगा और लोग धीरे धीरे कांग्रेस से मोहभंग हो जाएंगे और कांग्रेस को वोट देना छोड़ देंगे। परिणाम क्या होगा कि उसके अगले चुनाव में यानी चौथा आम चुनाव होगा ना, 4th लोकसभा का चुनाव कब? 1967 के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और कांग्रेस जैसे तैसे कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके केंद्र में सरकार तो बना लेगी, लेकिन राज्यों में उसकी सरकारें जाती रहेगी। यानी केंद्र में यानी दिल्ली में उसका सरकार तो रहेगा, लेकिन राज्य के बहुत सारे कांग्रेसी सरकार गिर जाएगी, बहुत सारे कांग्रेसी सरकार हार जाएगी। ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ सर? तो क्यों का प्रश्न यहाँ है सर कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाएगी। और उसके थोड़ा सा और पहले जाइएगा सर तो 1962 में चीन से युद्ध हुआ है। 1962 में चीन से युद्ध हुआ है और यही वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जो चीन के साथ पंचशील समझौता किए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले थे। यानी चीन के साथ रिश्ते को बहुत बेहतर देखते थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कि चीन और हम दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। हिंदी चीनी क्या हैं? जबकि उस समय के एक नेता थे भारत के जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चीन के प्रति भारत सरकार को आगाह किया था, नेहरू को आगाह किया था कि चीन के मंशा हमको ठीक नहीं लगता, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो हमेशा प्रसार करना चाहेगा और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके रिश्ते में ज़्यादा घुसिए नहीं। लेकिन फिर भी नेहरू को ये विश्वास था कि चीन से हमारा रिश्ता क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। लेकिन अंतिमतः नेहरू को क्या मिलता है? धोखा मिलता है और 1962 में चीन भारत पे क्या करता है? आक्रमण करता है। और इस लड़ाई में कहीं न कहीं भारत की क्या होती है? हार होती है। और इस हार से नेहरू को सदमा लगता है। इस हार से किसको सदमा लगता है? नेहरू को सदमा लगता है और नेहरू लंबे समय तक बीमार पड़ जाते हैं, लंबे समय तक बीमार पड़ जाते हैं और अंतिमतः 1964 में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और कहीं ना कहीं डेथ हो गया और कहीं ना कहीं 1962 के लड़ाई में भारत के हार होने से जो विरोधी पार्टी हैं या फिर समाज है उसमें एक मैसेज गया कि नेहरू भी गलत हो सकते हैं। यानी कांग्रेस के प्रति धीरे धीरे लोगों का अविश्वास बढ़ेगा, कांग्रेस के प्रति धीरे धीरे लोगों का अविश्वास बढ़ेगा। ठीक है। पहला कारण क्या है सर? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का एक कारण है। दूसरा कारण क्या है सर? तो 1962 के बाद या 1960 के बाद के दशक में देखिएगा भारत में बहुत ज़्यादा उठाव पटक का दौर रहा है और इस दौर में नए नए क्षेत्रीय पार्टी आने लगी है, नए नए क्षेत्रीय पार्टी आने लगी है। जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टी आने लगी है। जैसे देखिएगा
पंजाब में अकाली दल आ रही थी। पंजाब में कौन सी दल? अकाली दल आई। पंजाब में कौन सा दल? अकाली दल। नीचे में चले जाएंगे, तमिलनाडु में डीएमके पार्टी आ गई, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम। ये सब राजनीतिक पार्टियां जो आ रही थी वो कांग्रेस को चुनौती दे रही थी, कांग्रेस को चुनौती दे रही थी। अब स्वाभाविक है, कांग्रेस को जितना चुनौती मिलेगा उतना वो पार्टी क्या होगी? कमज़ोर होगी, धीरे धीरे क्या होगी? कमज़ोर होगी। ये कारण था। और क्या कारण थे सर? तो और कारण ये था कि अब कांग्रेस को लीड करने वाला नेहरू जैसा नेता नहीं था। कांग्रेस को लीड करने वाला जो करिश्माई नेता होता है अब इनके पास नहीं था। नेता बने थे, प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू के बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का वो ऑरा नहीं था जो किनका था? जवाहरलाल नेहरू का था। फिर उनके बाद इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी का भी शुरू में वो भौकाली नहीं था। भले ही नेहरू की बेटी होने के चलते एक अच्छा खासा पहचान था, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन जनता के बीच इंदिरा गांधी का कोई पकड़ नहीं है, तो स्वाभाविक है लोग उसको वोट देंगे नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस धीरे धीरे क्या करेगी? चुनाव हारना शुरू कर जाएगी। तो यही है कांग्रेस के समक्ष की क्या चुनौतियाँ, कि सर इन सारी चुनौतियों से कांग्रेस कैसे लड़ेगी, इन सारे चुनौतियों को पार करके कांग्रेस फिर से कैसे मजबूत होगी, इसके बारे में पूरा चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। फिर देखिएगा लिखा है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना मतलब कांग्रेस एक बार फिर से क्या करेगी? अपनी पकड़ जमाएगी और अगले लंबे समय तक, यानी अगले कुछ वर्षों तक कांग्रेस को फिर से टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। आएंगे भी दूसरी पार्टियां, 1-2 साल रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे। और एक ही बार चुनौती मिलेगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 2004 में फिर से कांग्रेस पार्टी क्या कर जाएगी? बैक करेगी और फिर अगले 10 साल तक, यानी 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ही रहेगी। और उसके बाद फिर आएंगे कौन? बीजेपी पार्टी आएगी। लेकिन याद रखिएगा, बीजेपी पार्टी 2014 में जितना मजबूती के साथ कांग्रेस को हराएगी उतना मजबूत कभी नहीं रहेगी। 1998 में भी हराती है, लेकिन बीजेपी के पास उतना समर्थन, उतना बहुमत होता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यानी फिर से क्या होने वाला सर? कांग्रेस मजबूत है, लड़खड़ाएगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आएगा और उन चुनौतियों से पार करके एक बार फिर से कांग्रेस की पकड़ को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। और कांग्रेस को पकड़ को मजबूत करवाने वाली, यानी कांग्रेस को फिर से स्थापित करने वाली, कांग्रेस को फिर से मजबूत करने वाली जो नेता होगी वो कौन होगी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और यही वो इंदिरा गांधी है जो क्या करेगी? कुछ ऐसे डिसीजन लेगी जिसके कारण लोगों का एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास बढ़ जाएगा। एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास बढ़ जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इंदिरा गांधी के कारनामे से परिचित होंगे और एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। तो अब तक समझ में आया कि चैप्टर का सेंस क्या है सर? इस पूरे अध्याय का सेंस क्या है? तो सर कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियाँ उसको पढ़ेंगे। कांग्रेस कैसे टूट रही है, कांग्रेस में कैसे नेतृत्व का अभाव हो रहा है, कैसे क्षेत्रीय पार्टियां आ करके कांग्रेस को हरा रही है, कांग्रेस की सरकार को कैसे गिराया जा रहा है, इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरे फेज में पढ़ने वाले हैं कि सर इन चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस कैसे एक बार फिर से मजबूती के साथ बैक की है। जैसे बोलते हैं ना, गब्बर इज़ बैक, तो यहाँ पे वही होगा, कांग्रेस इज़ बैक, यानी दोबारा से कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा, हाँ यहाँ आते हैं कि 1964 में 1962 में कांग्रेस चुनाव जीत गई है। अब अगला चुनाव कब होना है? 1967 में होना है। लेकिन कौन पार्टी जीतेगी ये अभी कह सकते हैं? नहीं। ठीक है, अब देखने वाले तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को आगे कोई हराने वाला है? कांग्रेस कभी हारेगी ही नहीं। जैसे 2000, अगर आपको 19 में या 2014 में आपसे पूछता कि बीजेपी को कोई हराने वाला है नहीं, तो आप क्या बोलते हैं कि सर दूर दूर तक दिखता नहीं है।
लेकिन क्या आज ये बातें कह सकते हैं कि आज भी बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है? एक व्यक्ति ध्रुव राठी पूरे बीजेपी को क्या करके रखा है? अब सोचो, अगर कांग्रेस संगठन एक बार फिर से मजबूत होता है, और कांग्रेस बेशक उस रास्ते पर है, आने वाले भले ही चुनाव में पूरा बहुमत ना मिले, लेकिन ये तो सच है कि जितना बहुमत चाह रही है बीजेपी, उतना आने वाला इस बार नहीं है। अब लोगों का भी मोह भंग हो गया बीजेपी से, लेकिन अभी का जो माहौल है, क्या यही माहौल 2019 में था? नहीं। भाई 2019 में तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मोदी को हराने वाला कोई पैदा ही, लेकिन क्या ये बातें हमेशा के लिए सच होता है? लोकतंत्र का खूबसूरती यही है कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, आपका जगह कोई और लेगा। जैसे जब इंदिरा गांधी का भौकाल चलता था, तब लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी कभी हारेगी, लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगाई, 1975 में जब भारत में आपातकाल घोषित की और बहुत सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया, तो लोगों के प्रति इंदिरा गांधी का जो प्रेम था वो क्या हुआ? तुरंत उतर गया। और अगले ही चुनाव 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। वो बात अलग है कि फिर से इंदिरा गांधी बैक करेगी 1980 में, लेकिन इंदिरा गांधी को भी लोग क्या करते हैं? हरा देते हैं। तो सत्ता के केंद्र में कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी हमेशा के लिए बना नहीं रहता है। वो आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाएगा, फिर आएगा, और ये सिलसिला लंबे समय तक चलते रहता है। अगर डेमोक्रेसी है तो मालूम चला डेमोक्रेसी नहीं है, एक बार शी जिनपिंग बन गया चीन में, तो ज़िंदगी भर बना हुआ रहा। तो वहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र, वहाँ पे जनता की आवाज़ सुनी। जनता अगर दूसरे पार्टी को जिताना भी चाहे चीन में, तो उनके पास कोई ऑप्शन, लेकिन भारत में क्या है? लोकतंत्र है, यानी शासन व्यवस्था किसके अनुसार चलता है? जनता के अनुसार। यानी जनता जिस पार्टी को जिताना चाहेगी उस पार्टी को जिता सकती, उस पार्टी की सरकार बनवा सकती, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1962 के चुनाव जीत लिए थे, अच्छा खासा बहुमत आया था, मज़े में सरकार चल रही थी। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि 1964 में भारत के जो सबसे बड़े लीडर, सबसे प्रमुख जो चेहरा थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या हो जाती है? निधन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। अब स्वाभाविक है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का क्या हो चुका है? तब प्रश्न आएगा कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा? कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? ऊपर से अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद ये प्रश्न आया कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा उत्सुक थे हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का अच्छा खासा ऑरा था, केंद्रीय मंत्रिमंडल का वो हिस्सा रह चुके थे। वो चाहते थे कि हम भी क्या बने? प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस में नेहरू के बाद किसी का नंबर आता है तो वो मोरारजी देसाई का आता है। यानी नेहरू के डेथ के बाद प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? ये मोरारजी देसाई को लग रहा है कि मोरारजी देसाई को ही अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन नेहरू के साथ लाल बहादुर शास्त्री की घनिष्ठता को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस्तीफा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्सा रहे थे, उसके कारण दोनों के बीच का संबंध जो बहुत परिपक्व हो चुका था। किनके बीच? नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बीच। और यही कारण है कि उस समय के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, के कामराज, उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? के कामराज, वो लाल बहादुर शास्त्री को क्या करते हैं? आगे करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के लिए क्या करते हैं? आगे करते हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में ये निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जो देखिएगा, बड़ा सौम्य चेहरा, उनका स्वभाव बड़ा मधुर है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाए उनसे, मतलब होता है ना व्यवहार, किसी का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि उनसे चाह कर भी दुश्मनी नहीं कर सकते।
और जब के कामराज लाल बहादुर शास्त्री के चेहरा को आगे करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को आगे करते हैं, तो उनके विरोध में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। चाहते भी हैं, गुलजारी लाल नंदा भी चाह रहे हैं और मोरारजी देसाई भी चाह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के चेहरा को देख करके वो अपनी मंशा को क्या करते हैं, वहीं मार देते हैं या दबा देते हैं। कोई दिक्कत? कहाँ तक पहुँचे सर? 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई। फिर प्रश्न आया कि सर नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और इस प्रश्न को हल कैसे किया गया सर? तो इस प्रश्न को हल किया गया के कामराज के द्वारा। किस नाम को आगे ला करके? लाल बहादुर शास्त्री के नाम को आगे ला करके। और लाल बहादुर शास्त्री के नाम को जब आगे लाया गया, तो जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहे थे वो लोग अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। तो 1964 में कौन प्रधानमंत्री चुन लिए गए? 1964 में। मृत्यु कब हुआ है? 1964 में। तो 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री क्या बन गए हैं? पीएम बन गए। तो पूछा जाएगा कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं? लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री देखिएगा, जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे तो वो रेल मंत्रालय का विभाग संभाले हुए थे। कौन से मंत्रालय? एक बार रेल दुर्घटना होता है और उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, और लाल बहादुर अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए रेल मंत्री के पद से क्या देते हैं? इस्तीफा देते हैं कि भाई हम अपने जो जिम्मेदारी था, हमारी जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को हम सही से निर्वहन नहीं कर पाए, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम इस पद पर अब रहने के काबिल नहीं हैं, तो इस पद को क्या करें? छोड़ दें। लाल बहादुर शास्त्री उस पद को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। सोचो, सत्ता की लालच में लोग क्या से क्या नहीं करता है, और ये व्यक्ति क्या किए थे? अपने रेलवे मंत्री के पद को त्याग दिए थे रेल दुर्घटना के कारण। तो एक बहुत अच्छा इमेज था जिसके कारण वो प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री का पद या सिंहासन कोई फूलों से सजाया हुआ नहीं था। उनके सामने बहुत तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो यही था कि 1962 में हम लोग चीन से हारे हुए थे। किससे? और अगर आप किसी लड़ाई को लड़ते हैं, किसी युद्ध में कोई देश जाता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा सी जाती है। भारत जैसा विकासशील देश जिसकी अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर आना शुरू ही हुआ है, और वो लड़ाई लड़े, स्वाभाविक आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो नेहरू के सामने गरीबी की चुनौती तो अभी तक बना हुआ था, गरीबी भारत से ख़त्म हुआ नहीं था, तो कैसे गरीबी ख़त्म करें, ये चुनौती था। समाज में जो असमानताएं बढ़ रहा था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और भी अमीर होते जा रहे थे। अमीरों के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, गरीबों की संपत्ति बहुत कम थी। तो इस असमानता की चुनौती से कैसे निपटे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। किसके सामने? लाल बहादुर शास्त्री के सामने। और क्या समस्याएं था? सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम आपस में दंगा कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको सामना करना था। किसको? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री को इसका समाधान ढूंढना था। और क्षेत्रीय विभाजन, अलग अलग क्षेत्र अपनी अपनी मांगों को लेकर के आए दिन धरने, प्रदर्शन और हड़ताल कर रहा था। इन सारी चुनौतियों से किनको निपटना है? लाल बहादुर शास्त्री को निपटना है। और यही वो समय है जब भारत में अकाल भी पड़ रहा है। भारत में मौसम ऐसा खेल रचाया है, ऐसा सूखा दिया है कि अब खाने के लिए भी लोगों के पास अनाज बचा हुआ नहीं है। करे तो करे क्या? यानी समझ रहे हो, गरीबी, भूखमरी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन, ये सब है सो है ही। साथ ही साथ यह वह समय है जब भारत में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। बारिश की असमानता की वजह से, बारिश के न होने की वजह से बहुत बड़े क्षेत्र में सूखा पड़ा। बहुत बड़े क्षेत्र में क्या पड़ा? और पता है कि अगर सूखा पड़ता है तो धान की फसल अच्छी हो नहीं पाती है, और धान की फसल अच्छी नहीं हो पाएगी तो लोगों के पास खाने के लिए क्या होगा? लाले पड़ जाएंगे। लाले पड़ना मतलब खाने वाली सामग्री उनके पास उतना रहेगा नहीं, यानी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और कोई भी देश की प्रधानमंत्री चाहेगा कि हमारे लोग भूखे सोएं? कदापि नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री
चाहते थे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, भारत में कृषि को बढ़ावा मिले। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। किसानों का हौसला इसलिए अफजाई किया जाता है कि भारत में जो भूखमरी, भारत में जो खाद्यान्न संकट है, इससे अगर कोई उभार सकता है, इससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है, तो वो है कौन? किसान। वो कौन है? भारत का किसान, भारत का किसान। और आए दिन भारत को जो बॉर्डर पे हमले होते रहते हैं, आए दिन जो भारत के साथ मतलब जो युद्ध की स्थिति बनी रहती है, और इससे कोई भारत की सुरक्षा कर सकता है, तो वो कौन है? जवान। इसीलिए वो नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। तो प्रश्न ये भी आता है कि सर जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए हैं? जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए हैं? हाँ, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए हैं? लाल बहादुर शास्त्री। आगे चल करके इसी नारे में जय विज्ञान जोड़ेंगे कौन? और कोई बोलो? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जोड़ेंगे। वो बोलेंगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कि अब विज्ञान भी देश के लिए क्या करने वाला है? योगदान देना, कुछ ऐसा। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है सर। नेहरू की मृत्यु 1964 में। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा कौन सा दिया? जय किसान का नारा। हाँ, चीन के साथ युद्ध कब हुआ? 1962 में। देखिएगा कौन कौन सा चुनौती था? सूखे की स्थिति, खाद्यान्न संकट 1965 में। किसके साथ? तो चीन, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आपको एक बार फिर से पढ़ाए थे कि सर 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री। लड़ाई हुआ दोनों के बीच, जीत कौन गया? भारत जीत गया इस लड़ाई में। जीतने के बाद दोनों के बीच समझौता होता है कहाँ पे? ताशकंद में। 1966 में ना? कब? 1966 में समझौता हो रहा है उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद। और दुर्भाग्यवश बड़े ही रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, वहीं डेथ हो जाता है। नहीं, एक प्रश्न यहाँ से ये भी आ सकता है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? लाल बहादुर शास्त्री। तो जीएस ऐसा ही बनता है, जीएस कहीं से जन्म नहीं लेता है। हम लोग लूसेंट रटते चलते हैं, ये वो रटते चलते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल से पढ़ते नहीं है, कहानी के रूप में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए दिक्कत थोड़ा होता है। अब लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या हो गई है? एक बार फिर से वही प्रश्न आ खड़ा हुआ जो यहाँ था कि सर अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कुछ समय के लिए 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑलरेडी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम भी पूरे समय के लिए प्रधानमंत्री बन जाते तो अच्छा होता। भाई कौन नहीं चाहेगा? कुछ ऐसा ही ख्याल एक बार फिर से मोरारजी देसाई के मन में आया कि भाई अबर तो हम ही हैं, अबर तो कोई है। मोरारजी देसाई को लग रहा है कि अबर कौन है फील्ड में? अबर कोई और है, क्योंकि लाल बहादुर जैसा अबर चेहरा भी। एक बार फिर से कांग्रेस के सामने संकट आया कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के क्या हुआ? बहस चल पड़ा। यहाँ तो निर्विरोध चुना गया था ना, निर्विरोध मतलब उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा, लेकिन अगली बार यानी इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। 1966 में किनकी मृत्यु हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस प्रश्न को लेकर के अब थोड़ा बहुत एकदम आमने सामने वाला लड़ाई होगा। किसके किसके बीच? इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच। किसके किसके बीच सर? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच। मोरारजी देसाई का मानना यह है कि अब तो हमारे लिए पद छोड़ दो, यानी अब तो हमको प्रधानमंत्री बना दो।
लेकिन कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं इस समय के कामराज। कौन होते हैं? के कामराज। के कामराज कभी नहीं चाहेंगे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। के कामराज की इच्छा है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आगे किया जाए। किनको? इंदिरा गांधी। उनको ऐसा लगता था कि देखो इंदिरा गांधी अभी छोटी बच्ची है, उसको ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव है, बेशक केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा उसको ना तो बोलने आ रहा है अभी और ना ही कुछ ज़्यादा प्रशासन का अनुभव है। तो जैसे हम बोलेंगे, किसको ऐसा लग रहा है? के कामराज को। किसको लग रहा है? के कामराज को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही ये गूंगी गुड़िया काम करेगी। गूंगी गुड़िया किसको कहा जा रहा है? इंदिरा गांधी। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी को आगे करके पूरा काम कौन करेंगे? यही जो सिंडिकेट्स के लोग हैं वही करेंगे। सिंडिकेट्स का मतलब कांग्रेस के जो प्रभावशाली और जो पुराने नेता हैं उनको क्या कहा गया? सिंडिकेट्स कहा गया। बड़े ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे ये कांग्रेस के अंदर। सिंडिकेट्स किसको आगे किए? इंदिरा गांधी को। लेकिन अभी भी अड़े हुए कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बोले भाई चुनाव करवा लो, और ठीक है करवा लेते हैं। लेकिन चुनाव भी हुआ, लेकिन इस चुनाव में 2/3 बहुमत से कौन जीत गई? इंदिरा गांधी इस चुनाव में आराम से जीत गई। यानी अब प्रधानमंत्री कौन बनेगी? यानी ये बात साफ हो गया कि अब प्रधानमंत्री कौन बनने वाली है? श्रीमती इंदिरा गांधी बनने वाली। दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई था, मोरारजी देसाई और इंदिरा। जीती कौन है? इंदिरा गांधी। 1966 में इंदिरा गांधी की जीत हो गई। इंदिरा गांधी की जीत, लेकिन जस्ट उसके एक साल बाद क्या है? चौथा आम चुनाव है। चौथा आम चुनाव है कब? 1967 में। कब वो आम चुनाव है? 1967 में। और चुनाव में होता क्या है? तो जब चुनाव होता है तो चुनाव में बताए थे कि बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे नाराज़ होने लगे हैं कांग्रेस से। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लगा है। कहाँ पे लिखे थे? हाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1967 के चुनाव में बहुत सारी चुनौतियाँ थी। क्या क्या चुनौती हुआ था? तो यहाँ पे नेहरू की मृत्यु हो चुका था, तो कोई भी कांग्रेस में बहुत बड़ा कांग्रेस में कोई भी बहुत बड़ा नेता नहीं था जो जनता के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो। किसके नाम पे वोट मांगिएगा? इंदिरा गांधी के नाम पे। भाई इंदिरा गांधी खुद अभी बच्ची है, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है। लोग जानते, बस इतना ही जानते कि वो नेहरू का बेटी है। उसके अलावा लोगों को कोई मतलब इंदिरा गांधी से दूर दूर तक नहीं। हाँ नेहरू की ही बेटी थी ना इंदिरा गांधी, और किसकी बेटी? चलो हाँ, तो चुनौती था। देखिएगा, हम बताएं कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को धक्का लगता है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को क्या लगता है? धक्का लगता है। फिर भी केंद्र में उनकी सरकारें बनी रहती है, लेकिन राज्यों में सरकार जाती रहती है। क्यों? क्योंकि ये कारण था, कांग्रेस की छवि का क्या हो चुका था? अंत हो चुका था। यानी कांग्रेस अब धीरे धीरे वो कांग्रेस नहीं रही थी, वो चमक अब कांग्रेस का नहीं रहा था, वो प्रभाव अब कांग्रेस का नहीं रहा था जो आज़ादी के बाद के चुनाव में देखने को मिला था। 52 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, 62 के चुनाव में जिस तरह से विजय हासिल हुआ था, उस तरह का विजय इस बार प्राप्त। और स्वाभाविक है, अगर कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो उसको गठबंधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यानी 1967 के चुनाव में वो गठबंधन करके सरकार तो दिल्ली में बचा ली, प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी रह गई, लेकिन राज्यों में उसकी जीत नहीं हुई और लगभग 9 राज्यों में वो चुनाव हार गए। लगभग कितने राज्यों में? 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिर गई। चाहे वो दल बदल के कारण गिरा हो, चाहे वहाँ पे जीत नहीं पाया हो, अल्टीमेट भारत के 9 राज्य उसके हाथ से निकल गए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में लिख लें, चलिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा।